क्लास 10th में हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। यानी इसमें है हम लोगों का कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, एक नंबर का ये भी पूछ देता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, यही बात हम लोग प्रूफ करेंगे। यह बात याद रखेंगे आप लोग कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बार बार पूछा गया है, या तो अवतल दर्पण के लिए पूछेगा, नहीं तो उत्तल दर्पण के लिए पूछेगा। तो पहले मैं प्रूफ कर रहा हूं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण पहला है अवतल दर्पण के लिए, इसको लिख सकते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण का क्या होगा, फॉर कॉनकेव, नहीं उत्तल का अवतल दर्पण के लिए यानी फॉर कॉनकेव मिरर। हमने फिगर थोड़ा पहले बना दिया हूं, देखिए क्या कैसे बनाया हूं फिगर में कि यह आपका दर्पण है जिसके द्वारक को M1 M2 से दर्शाए हैं, इसके ध्रुव को P से दर्शाए हैं, इसकी फोकस दूरी F है, फोकस होता है F, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र हमारा C है। ध्यान दीजिएगा, एक किरण ऐसे जा रही है मुख्य अक्ष समांतर, तो आप जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष समांतर जाती है वह कहां से परावर्तित होकर कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये मालूम है आप लोगों को कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह फोकस से गुजरेगी। इसका नाम कुछ लिख दीजिए आप लोग, मान ले रहा हूं इसका नाम A और इसका नाम मान ले रहा हूं क्या B। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि इससे एक रेखा मिलाएंगे। यह कौन सी रेखा है, तो आप ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेखा आप खींचते हैं उस पर, किस पर, किसी मिरर के सरफेस पर, तो जब उस पर जाता है तो टकराकर लंबवत फिर उसी मार्ग पर वापस आता है, या वह अभिलंब होगा। यानी कि जो वक्रता केंद्र से रेखा जाएगी, किरण जाएगी आपके पृष्ठ पर, वह उस पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, वह उस पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से लंब डाल रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं लंब डाल रहा हूं, यहां से फिगर थोड़ा सा बना दीजिएगा अपना, ये मान लो थोड़ा तिरछा हो जा रहा है मेरा, ये हम M मान लें, कोई दिक्कत। और एक बात आप सुनिए, आप लोग परावर्तन का नियम पढ़े हैं क्या, ये किरण होती है ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, आपतन कोण I और R बराबर होते हैं कि नहीं, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वैसे किरण A जा रही है और ये परावर्तित हो रही है, और ये जो रेखा है उसका अभिलंब है, तो यह कोण और यह कोण बराबर होता है। यानी कि यह कोण I है यदि, तो हम इसको भी I मान सकते हैं, नीचे वाले को भी। भाई समझ में नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या मैं कह रहा हूं कि जो किरण ये आपतन कोण जो बन रहा है वही परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण आपका परावर्तन कोण के बराबर होगा, तो ये आपतन कोण हुआ ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और ये परावर्तन कोण हुआ, तो परावर्तन कोण भी उसी कोण के बराबर होगा। यानी कि ये I होगा तो इसको भी हम I लिख सकते हैं।
इसका अर्थ नाम लिख दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, एंगल का नाम लिखिए। जो कोण रहता है उसको बीच में लिखते हैं, देखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए यह किसके बराबर है? आई के बराबर। नहीं समझ में आ रहा होगा ना? हाँ मैं जानता हूँ भड़का होंगे कोण पर। अरे भाई कोण पर कहाँ भड़कना है, 9 में नहीं पढ़ के आए हैं आप लोग, 9 में तो पूरा ज्योमेट्री ही है मैथ में। तो उस समय क्या भड़कना है कि यह कोण कैसे लिखेंगे, तो एंगल ए बी सी, और ये एंगल कैसे लिखेंगे, तो सी बी ए, और दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी आई के बराबर हो। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप बताइए। अब आप देखिए दूसरी चीज कि दूसरा नियम हमारा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो नियम क्या है कि इसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है और एक ये तिर्यक रेखा कौन BC काट रही है, इसका एकांतर कोण कौन होगा, ये कोण होगा। यहीं पर केवल समझने में परेशानी है और कुछ है नहीं। तो ये भी आपका आई हो जाएगा। कैसे आई हुआ, और जो हाल में एकांतर कोण का नियम नहीं जानते हैं। एकांतर कोण का नियम क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखा, एक रेखा ये और एक रेखा ये, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो यह कोण यहाँ पर और यह कोण यहाँ पर, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं भाई, याद नहीं पढ़ रहा है। देखिए तो अब आप इसका नाम थोड़ा सा लिख दीजिए कि एंगल, इसका नाम क्या लिखेंगे, ABC। ABC किसके बराबर होगा, इस कोण के। इसका नाम कैसे लिखेंगे, BCF, एंगल BCF। ध्यान दीजिए ABC एंगल BCF। कोई दिक्कत? अब यह किसके बराबर हो जाएगा, ये भी आई के बराबर होगा। यह किस नियम से हुआ, अरे अभी ये ना बताए जी, परावर्तन के नियम से। किस नियम से हुआ ये, परावर्तन का नियम से। यह किस नियम से हुआ, एकांतर कोण के नियम से। ये हो जाएगा आपका परावर्तन का नियम और ये हो जाएगा कौन सा नियम, एकांतर कोण का नियम। ये दोनों कोण बराबर हो गए। और एक बात मैं आप लोग क्लास 7th में पढ़े होंगे, देखिए बहुत छोटे क्लास में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ज्योमेट्री। वहां पर क्या नियम था कि बहिष्ठ कोण सामने के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्ठ मैंने कहा जी तो बाहरी का, देखिए मैं दिखा रहा हूं, देखिए कैसे। तो जैसे मान लीजिए कि ये दो एंगल है, ऐसे एक त्रिभुज है ऐसे, तो बहिष्ठ का नियम है, बहिष्ठ का ना कहते हैं, देखिए कौन कहेंगे बता दो। ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया A। देख रहे हैं यहाँ बना दिया हो। तो हाई कोण आई है, हाई हो कोण आई है। बहिष्ठ कोण का मतलब होता है किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो एंगल सस्टेंड होता है, यानी जो एंगल बनता है उससे बहिष्ठ कोण कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे आप,
कि बहिष्कोण जो होगा, बहिष्कोण ये सामने वाला बहिष्कोण ये है ना, सुदूर माने बहुत दूर माने सामने वाला, सामने के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। कहना क्या है मेरा कि बहिष्कोण जो होगा, ये बाहर वाला कोण सामने के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बहिष्कोण हमारा ये होगा एंगल BFM, बी ये होगा ना BFM, एंगल BFM बराबर क्या होगा, तो एगो हई आई एगो हई, जोड़ दीजिए भाई, एगो आई कई गो आई, दो गो आई, तो कोई भी जानता है, तो LKG वाले जानते हैं, पता नहीं आप लोग कहे नहीं बुझा रहा है ये कि हई एगो आई या एगो आई कई गो आई होगा, तो दो गो आई हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आया समझ में, मुझे समझ में आया। अब एक बात और सुन लीजिए, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये मालूम है आप लोगों को। अब आप देखिए यहाँ मैं ले रहा हूं दो गो त्रिभुज, कौन कौन, तो एगो है छोटा का एगो है बड़ा का। छोटा का त्रिभुज का नाम क्या है, तो BMF समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, तो BMF BMF में क्या होगा, इस कोण के लिए लंब होगा ये और ये आधार होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan बराबर मालूम नहीं है ना, मालूम काहे को रहेगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब, लंब माने क्या, BM अपान आधार माने MF, BM अपान आधार हो जाएगा आपका MF। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत बताएं। देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हम लिखे हैं, tan थीटा इक्वल टू लंब BM अपान में FM हो गया इतना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मानिए मत मानिए अभी। एक चीज और कि यदि कोण छोटा हो, कोण छोटा हो, यदि कोण छोटा हो तो tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाए। यदि कोण छोटा हो तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहां पर अब 2i हो जाएगा, तो BM अपान में MF समीकरण नंबर 1, 2i इक्वल टू जाएगा BM अपान में MF। अब इस त्रिभुज में लीजिए CBM समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBM में, समकोण त्रिभुज CBM में क्या होगा, देखिए तो वहां पर ऐसे अब ये कोण हो जाएगा ना, देखिए tan I इज इक्वल टू
इस कोण के लिए हो। अब ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब क्या हो गया आपका BM और आधार क्या हुआ CM। देख रहे हैं ना CM और DM सब आ रहे हैं, इसी में सब लोग आ जाएंगे। अभी देखिए अभी समीकरण 2 मत मानिए इसको, कोण छोटा यहाँ भी करना है हम लोग। tan I इक्वल टू क्या होगा तो BM अपान में CM। अब यहाँ पर यदि कोण छोटा हो, यहाँ लिख दे रहे हैं कि यदि कोण छोटा हो तो हो जाएगा I इज इक्वल टू BM अपान CM। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट भाग दे दीजिए। इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट भाग दीजिए। यहाँ लिख दे रहा हूँ 2/1 कोड वर्ड में आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे हिंदी में कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर। देखिए समीकरण 2 है, अरे गलत हो गया भाई, 1 में 2 से भागा देना है, उल्टा हो गया। देख रहे हैं थोड़ा सा नहीं ध्यान देंगे तो इधर उधर हो जाएगा। 1 में 2 से भागा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2I अपान हो जाएगा I। तो BM अपान MF BM अपान CF। नहीं बुझा रहा है ना भागा देना नहीं आ रहा। इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। देखो ऊपर से ऊपर कट गया बेचारा। I से I कैंसिल, 2 हो गया, हाई हो जाएगा उलट के CF अपान में MF। एगो तनी और बात ध्यान दीजिए, क्या कि यदि द्वारक छोटा हो जाए तो MP पर चला जाएगा। यदि द्वारक छोटा हो जाए तो M कहाँ जाएगा P पर चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि यदि द्वारक छोटा हो जाए तो क्या होगा MP पर चला जाएगा। दिख रहा हो कि नहीं चाहिए आप लोगों को? देखिए 2 इज इक्वल टू CF के जगह पर क्या है अरे ल, ये क्या हो गया जी, साफे गलती ल, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है भाई। यहाँ पर I इज इक्वल टू BM, यहाँ पर BM तो ठीक है, ये आप बटा में आधार ये ना होगा इस त्रिभुज का तो CM ना, तो CM तो ठीक लिखे हैं। यहाँ गलती कर दिया हूँ, M के जगह पर F आ गया है। यहाँ क्या हो जाएगा CM हो जाएगा। देख रहे हैं ना BM अपान में CM हो जाएगा। ये अब यहाँ भाग दिया है तो CM रहेगा। कौन कहे कि गलती कहाँ से हो गया, अब है CM हो जाएगा। हाँ अब देखिए CM, अब क्या होगा कि जहाँ M था वहाँ P, जहाँ M था वहाँ क्या हो जाएगा P, तो जहाँ M हो वहाँ P रखिए, तो यहाँ P रखेंगे और यहाँ C पे PC हो जाएगा। आइए देखिए जहाँ M हो वहाँ P करिए, तो M पे P कर दीजिए। देख रहे कहाँ गलती हो गया था, थोड़ा सा गलती हो गया था। कैसे, अरे भाई ये लंब बराबर है इतना बटा इतना होता है ना, तो इतना BM ठीक लिखे थे और CM लिखना चाहिए तो CF लिखा गया था, ये गलती हो गया था। सॉरी इसके लिए, माफ कर दीजिएगा। अब देखिए 2 इज इक्वल टू PC क्या है, PC देखिए कहाँ लिखा है, PC ये है, PC है R। PF क्या है, PF ये है ना F। तो
अब F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। F इज इक्वल टू होगा R/2। F इज इक्वल टू R/2, यानी कि फोकस दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस दूरी किसके आधी होगी, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी जो हमारा होगा वह वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। इसी बात को ध्यान देना है। एकदम आसान है, एकदम आसान है। आपके जो बुक में दिया है थोड़ा उससे अलग मैं कर दिया हूँ, ठीक ना। देखिए मैं कैसे बताया हूँ कि यह कोण जितना होगा उतना ही ये भी कोण होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण आपस बराबर होंगे, एकांतर कोण का नहीं होगा। और जितना यह कोण होगा उतना ये भी कोण होगा, एकांतर कोण के नियम से। अब ये जो कोण होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बहिष्कोण जो होता है सामने के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब हम ले रहे हैं एक बार इस त्रिभुज में, छोटे वाले में, किसमें, AFMB में, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब माने कि BM अपान में आधार माने कि हो जाएगा ये। अब छोटा कोण होगा तो tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तो 2i = BM अपान में इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यदि अब देखिए दूसरे में इस त्रिभुज में लीजिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, i बराबर, ये पूरा त्रिभुज है, तो i बराबर tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब BM अपान में CM। BM ये हो BM अपान में CM। अब यहाँ पर देखिए M के जगह पर F हो गया था। देखिए यहाँ पे पलटी हो गया, तो थोड़ा सा इसको सही से कर दे रहा हूँ, ठीक ना। भाई नहीं दिख रहा है क्या जी आप लोगों को, BM अपान CM। अब क्या किए हैं, भागा दे दिए एक में दो से, BM अपान MF, BM अपान CM कट गया, तो CM साहब ऊपर चले गए या MF साहब नीचे आ गए, तो CM क्या है। अब देखिए यहाँ द्वारक छोटा, द्वारक माने क्या, तो देखिए द्वारक हई होता है, हई मुहावा जो होता है ना, इसी को द्वारक कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, द्वारक। तो ये 2 बराबर हो जाएगा, देखिए द्वारक छोटा हो जाएगा, तो M कहाँ चला जाएगा, M P पर चला जाएगा। अब जहाँ M है वहां P कर दीजिए, M को यहाँ पर P कर देगा तो PC हो जाएगा, यहाँ पर PF हो जाएगा। अब PC का मान कितना है, देख लीजिए, PC का मान R है, और PF का मान F है। F बराबर हो जाएगा R/2। आप लोग कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो आप फिर से पूछ सकते हैं, और इसको बार बार करिए, बार बार करिए, जितना हो सके उतना बार करिए, और इसको जितना ही अधिक बार करेंगे उतना ही आपको अच्छा से समझ में आएगा। और यदि अच्छा से नहीं करेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह आना ही आना है। अब आप जान लीजिए, एक क्वेश्चन ये जो है आपका दे देगा 4 नंबर का या 5 नंबर का, ये पूरा पूछेगा तो पूछता है, और केवल ये पूछता है तो 1 नंबर का पूछ देता है। कह देगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए, तो आपको 1 लाइन लिखना है, 1 बराबर R/2। कह देगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए, तब आपको पूरा करना है। 5 नंबर में पूछेगा, चाहे 4 नंबर में पूछेगा, 4 नंबर से कम का नहीं पूछेगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब अगले में हम बताएंगे आपको उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए, ये अवतल दर्पण के लिए था, कनकेव मिरर के लिए। किसके लिए था ये, फार कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए था। आप लोग कनकेव मिरर का पढ़िए। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए। अब एक बात और कि देखिए, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग हर वीडियो में लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब सभी लोग करिए। भाई देखिए, 10th वाले लोग बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हैं, और सभी लोग सहयोग करेंगे, ध्यान देंगे और स्नेह देंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कोई भी समस्या हो आप खुल के मुझसे बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा। किसी तरह की समस्या हो, किसी भी परेशानी में हो तो आप जरूर कहिए। और आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं हमको कमेंट करके बताइए। कोई भी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई भी फिर परेशानी हो तो आप क्या करिए कि इसे समझ में थोड़ा सा कम आया तो आप क्या करिए कि इसको वीडियो को 2 बार देखिए और कॉपी पर हल करिए। कॉपी रखिए, एक बार पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद कॉपी रखिए और फिर दूसरे बार में
देखते जाइए, हल करते जाइए, 2 बार 3 बार इसको करिए कम से कम, और उसके बाद जो है इसको आपको आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, लेकिन कोई टफ नहीं है। आप जब वो कहा जाता है कि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। इस ताकत के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाना है हम लोगों को, और क्षेत्र में तहलका मचा देना है।